अपन कैसे आप सभी लोग आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए लगातार वन शॉट वीडियो रिवीजन लेकर आ रहे हैं। बाकी विस्तार से पढ़ना चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप पढ़ सकते हैं। ये अध्याय नंबर 4 है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक, तो इसमें हम लोग करेंगे फटाफट से रिवीजन। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ऑरस्टेड ने 1820 ईस्वी में सबसे पहले प्रयोग किया था और एक सीधे तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास रखी चुंबकीय सुई में क्या हो गया था, विक्षेप हो गया था, जैसा कि ये चित्र में ऊपर दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके बाद में क्या होता है, निष्कर्ष क्या निकला कि गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जैसा कि इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है। विजुअल ऑब्जर्वेशन, ये धारा की दिशा उलट दी जाए तो सुई का विक्षेप भी उलट जाता है। यानी यहाँ पे देखेंगे कि जब धारा जब उस साइड को जा रही है तो विक्षेप इसमें जो है अंदर की तरफ हो रहा है, और जैसे धारा उल्टा होगी तो विक्षेप बाहर की तरफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा है स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन जब गतिमान आवेश होगा तब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो कागज़ के तल पे देखोगे तो जो ये क्रॉस लगा आपको दिख रहा है, क्रॉस तब दिखता है जब मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होती है, यानी कागज़ के तल के भीतर की तरफ होती, तो यहाँ पर क्रॉस दिखता है, और जब बाहर की तरफ होती तो डॉट दिखता है। जैसे एरो होता है तीर, तो जैसे क्रॉस पीछे होता है और डॉट आगे होता है। ठीक, तीर का निशान अगर आगे की ओर है, मतलब बाहर की, मतलब इधर को आ रही है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ है तो डॉट से दिखाओगे, अंदर की तरफ जा रही हो तो मतलब क्रॉस दिखाओगे। ठीक, तो इस तरीके से इसको पहचान सकते हो। अब हम लोग देखते हैं लॉरेंज बल यानी लॉरेंटज फोर्स। जब कोई आवेश की इस्तेमाल क्यों किसी स्थान पर गति करता है जहाँ वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई और चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी दोनों हों, तो वहाँ पे जो बल होगा वो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र पे लगने वाला बल तथा चुंबकीय क्षेत्र का दोनों का योग होगा। तो वहाँ पर क्यों ई हो गया वैद्युत क्षेत्र, और ये क्यों गुणे वी क्रॉस बी ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में निकल के आएगा फार्मूला। अलग से दिखाया गया परिमाण, यह बराबर क्यों वी बी साइन थीटा। क्यों वी बी साइन थीटा इसको याद रखेंगे, जहाँ पर साइन थीटा यानी थीटा जो है वी और बी यानी वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। तो यहाँ पर ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि न्यूमेरिकल इससे लगते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं, जो शून्य बल कब होगा, यदि बी स्थिर होगा यानी आवेश स्थिर होगा, या फिर थीटा 180 अंश होगा तो बल जीरो लगेगा। लंबवत बल हमेशा वेग और क्षेत्र के दोनों के लंबवत होगा, यानी लंबवत बल यानी जब थीटा 90 होगा तो बल सबसे अधिकतम लगेगा। कार्य जीरो होगा जब बल वेग के लंबवत होगा। निष्कर्ष, चुंबकीय बल कण की चल चाल या गतिज ऊर्जा नहीं बदल सकता। चुंबकीय बल जो होता है वो कण की चाल या गतिज ऊर्जा नहीं बदल सकता, यह केवल दिशा बदल सकता है। ध्यान रखेंगे, जो चुंबकीय बल होता है वो केवल और केवल दिशा को बदल सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, वो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। अगला देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गति। ये देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की गति आप लोग देख सकते हैं। चुंबकीय बल बराबर विकेंद्र बल, तो क्यू वी बी बराबर एम बी स्क्वायर बटे आर, वी से बी कट जाएगा, एक बी से एक बी, तो क्यू बी बराबर हो जाएगा एम बी बटे आर। यहाँ से आर निकाल लेंगे तो आर बराबर एम बी बटे क्यू बी। ये फार्मूला आप लोग याद रखना। जब कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा और उस समय न्यूमेरिकल आएगा तो त्रिज्या निकालने के लिए तो आर बराबर एम बी बटे क्यू बी वाला ही फार्मूला आप लोग लगाएंगे। यदि वृत्ताकार पथ होगा, मैं बता दिया पहले ही, वृत्तीय गति के महत्वपूर्ण सूत्र, त्रिज्या निकालने के लिए आर बराबर एम बी बटे क्यू बी, ठीक, या पी बटे क्यू बी, क्योंकि पी बराबर संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो पी बराबर एम बी यहाँ पे दिखाया गया है। आवर्तकाल निकालना है, टी बराबर तो 2 पाई आर बटे वी होता है और आर का मान रख दिया जाएगा। ये वाला एम बी बटे क्यू बी तो कट के आ जाएगा 2 पाई एम बटे क्यू बी। इसी प्रकार आवृत्ति निकालना है तो आवृत्ति आवर्तकाल के उल्टा होती है, सूत्र को उल्टा कर देंगे, क्यू बी बटे 2 पाई एम। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति वी, कण के वेग वी, इंपॉर्टेंट, त्रिज्या आर पर निर्भर नहीं करता है। मैंने साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति जो है वो कण के वेग या त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। ध्यान रखेंगे साइक्लोट्रॉन के उसमें। अगला देखते हैं धारावाही चालक पर लगने वाला बल। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यह बराबर बिल साइन थीटा या आई एल बी साइन थीटा या बिल साइन थीटा के नाम से इसको याद रखेंगे। इस पे भी न्यूमेरिकल आता है। यहाँ यल एक सदिश राशि है क्योंकि साइन थीटा है, साइन थीटा जिसमें होता है वो सदिश राशि होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद में बायो सेवर्ट का नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। धारा अल्पांश डी एल के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाता है, तो डी बी बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये फार्मूला इसका होता है। यहाँ पे ये मेन फार्मूला लिखा गया है।
और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है 10⁻⁻7 टेस्ला। तो इसको जो है ध्यान रखेंगे, टेस्ला मिली एम्पियर। अगला है ये देखो, ये प्रूफ भी आ जाता है बायो-सेवर्ट के नियम का, और इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे कूलाम का नियम वर्सेज बायो-सेवर्ट का नियम में तुलना क्या है। समानता और अंतर। समानता क्या है, दोनों कह रहा है दोनों लंबी दूरी तक कार्य करते हैं, माने कूलाम बल भी लंबी दूरी तक कार्य करता है, बायो-सेवर्ट का नियम भी और दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, और अध्यारोपण का सिद्धांत दोनों में लागू होता है। डिफरेंस क्या है, स्थिर विद्युत स्रोत सदिश राशि मतलब अदिश राशि होता है, क्यों, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में सदिश राशि होती है आइडियल। आर के अनुदिश डीएल इंटू आर के लंबवत, मैंने अंतर, ये जो दो अंतर देख लीजिए और ये समानता देख लीजिए। वृत्ताकार पास के अक्ष अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला आप लोग याद करेंगे, बी बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 x² प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2, ये मेन फार्मूला है। विशेष स्थितियाँ देखेंगे, केंद्र पर देखेंगे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा, तो बी बराबर म्यू नॉट आई बटे 2r, ये फार्मूला लगाएंगे, और यदि कुंडली में एन फेरे होंगे तो एन से गुणा हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बटे 2r। और ये देखिए बार बार परीक्षा में आया हुआ है, एम्पियर का परिपथीय नियम भैया। तो ये क्या है, किसी भी बंद पास के लिए किसी भी यह नियम बायो-सेवर्ट के नियम का वैकल्पिक रूप है। किसी बंद पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी बंद पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू नॉट मतलब धारा, उसमें बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। यही यहाँ पे फार्मूला है। तो यहाँ आई पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा है, इस दिशा के लिए दक्षिण हस्त के नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब धारा की दिशा के लिए दक्षिण हाथ के नियम का उपयोग करेंगे। तो ये भैया याद कर लेना इसको, एम्पियर का परिपथीय नियम आ गया तो आप करके जरूर आएंगे। अगला है यहाँ पे सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो तार के बाहर होगा बी बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, और तार के अंदर होगा म्यू नॉट आई बटे 2 पाई a स्क्वायर। इसके बाद में प्रणालिका वाला देख लेंगे, प्रणालिका का चित्र भी आ जाता है बनाने के लिए, और इसको देख लीजिए प्रणालिका के बारे में। अंदर जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, और बाहर वृत्ताकार लूप बनाती हैं। अंदर एक समान क्षेत्र अक्ष के समांतर, बाहर क्षेत्र लगभग शून्य होता है। पास पास फेरों के कारण क्षेत्र जुड़ता है, लंबवत घटक निरस्त हो जाते हैं। मतलब जितना पास पास होगा उतना जो है जुड़ेंगे, ये गोल गोल बनाएंगे, लेकिन जो दूर दूर हो जाएंगे तो वो नहीं जुड़ेंगे। प्रणालिका के अंदर ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सूत्र बी बराबर म्यू नॉट एन आई, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, प्रणालिका का कार्य चुंबकीय क्षेत्र न्यूमेरिकल इस पे आता है, और यहाँ पर आप इसका सूत्र भी याद कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ये न्यूमेरिकल है जिसका सवाल नहीं दिया गया है, केवल हल दिया गया है। दो समांतर धाराओं के बीच बल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आप तैयार कर लीजिए, ये प्रूफ भी आ जाता है। ये मतलब बल बराबर म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई d, ठीक, डी बीच की दूरी यहाँ पे इस तरीके से याद कर सकते हैं। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, सजातीय जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और विजातीय जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर भगाते हैं। मतलब सेम चार्जेस दूर भगाएंगे, मतलब और अनसेम जो होंगे वो उसको एक पास करेंगे। 1 एम्पियर की मानक परिभाषा भी लिखने के लिए आ जाती है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद कर लेंगे। और इसके बाद में कह रहा है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण आप लोग देख लेंगे, टाउ बराबर बल गुणे बल के बीच की दूरी, तो यहाँ पर फार्मूला आ जाता है आई ए बी साइन थीटा। इसको जरूर आप लोग करके जाएंगे, और बहुत मैंने कम शब्दों में बताया है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टाउ बराबर एम बी आता है, एम बी साइन थीटा, और जब थीटा हट जाता है तो एम क्रॉस बी आ जाता है। जैसे कि बाजू द्विध्रुव टाउ बराबर पी क्रॉस ई होता था, वैसे ही टाउ बराबर एम बी इसमें होता है, और एम बराबर होता है एन आई ए, एन जहाँ फेरों की फेरों की संख्या है, आई धारा है, और ये क्या है, क्षेत्रफल है। अगला देखते हैं वृत्ताकार पास एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है, यह धारावाही पास एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। ये दक्षिण हस्त के अंगूठे का नियम इसमें लागू होता है। वृत्ताकार धारा पास चुंबकीय द्विध्रुव, यहाँ पर जो है बताया गया है कि ये फार्मूला बी बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 x² प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पर कह रहा है कि आर स्क्वायर को यदि पे छोड़ दोगे केंद्र पे तो आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे यहाँ पे 2x, मतलब सीधे ये फार्मूला जो ग्रीन मतलब येलो से दिखाएगा इसको याद कर लीजिए, बी बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई 2m बटे x³ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एम बराबर एन आई ए, जहाँ एन फेरों की संख्या, आई विद्युत धारा, ए क्षेत्रफल सदिश है। ये सदिश पूरी सदिश राशि है दक्षिण हस्त के अंगूठे का नियम दिशा निकालने के लिए। और चल कुंडली गैल्वेनोमीटर,
EMCG जिसको बोलते हैं, मैग्नेटिक कॉयल और गैल्वेनोमीटर। सिद्धांत इसका, जब धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। टाउ बराबर NI AB sin थीटा, इसमें फार्मूला लगेगा। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्रफल टाउ बराबर NI AB, इसको याद रखेंगे, ये इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। कार्य विधि और इसमें संतुलन भी बताया गया है। ये देखिए बताया गया है यहाँ पर फाई बराबर विक्षेप, तो NI AB मतलब NI AB बटे स्मॉल के जहाँ ऐंठन बल आघूर्ण है। गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता यहाँ पर देखेंगे, धारा सुग्राहिता फाई बटे आई बराबर NAB बटे के, और वोल्टेज सुग्राहिता फाई बटे V बराबर NAB बटे यहाँ पर KR। तो इसको जो है याद कर लेंगे। रूपांतरण गैल्वेनोमीटर से अमीटर। गैल्वेनोमीटर बहुत संवेदनशील है और इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। कुंडली के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं, जिससे जो है देखो गैल्वेनोमीटर छोटी धारा को मापता है, अमीटर बड़ी धारा को मापता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, ये देखो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पिछली बार पूछा गया था। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ऐसे याद रखेंगे, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। और गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में भी प्रयोग कर सकते हैं। परिपथ में विभवांतर मापना बिना धारा बदले। कुंडली को श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे तो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर की तरह व्यवहार करेगा। और अगर ये कुंडली के समांतर क्रम में क्या जोड़ देंगे, एक प्रतिरोध जोड़ देंगे, तो वही गैल्वेनोमीटर धारा मतलब अमीटर की तरह कार्य करेगा। ठीक, अमीटर की तरह कार्य करेगा। और वोल्ट मीटर में काम कराना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक, इसको याद रखेंगे। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। आज इसमें महत्वपूर्ण फर्स्ट प्रश्न कुछ इम्पोर्टेंट, और इनको आप लोग देख लीजिए। और ये एक न्यूमेरिकल। और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।